हाँ, तो सूचीबद्धन के बाद में मूल्यांकन किया जाता है उन पादपों का। जो ब्यूरो है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, उसके द्वारा उसकी जितनी भी प्रविष्टि हैं सूचीबद्धन करने के बाद में इसका एक सेकेंड, हाँ, इसका एक ईसापुर स्थित प्रक्षेत्र है और अन्य और 4 केंद्र यहाँ पर इन प्रविष्टियों को, ये जो पादपों की किस्म है, इनको उगाया जाता है और फिर इनकी जो उपज है और इनके जो अन्य अभिलक्षण है इनको देखा जाता है, इनको परखा जाता है कि वो उत्कृष्ट है कि नहीं, उनमें उत्तम गुण है कि नहीं, ठीक है। फिर मूल्यांकन होने के बाद में उन किस्मों को उन गुणन के लिए जब परीक्षणों में किसी भी प्रविष्टि की उपज और अन्य अभिलक्षण प्रचलित उन्नत किस्म की तुलना में अगर अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, उन्नत जो किस्म है जो पहले से चली आ रही है, अगर वो उससे उत्कृष्ट होते हैं तो उस प्रविष्टि को, उस किस्म को एक नई किस्म के रूप में विमोचित कर लिया जाता है। मतलब उसे चयन कर लिया जाता है कि मान लो कोई पहले से कोई प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत कोई किस्म चल रही थी गेहूं की, अब जो हम पुनर्स्थापन करने के बाद में जब हमने उसका मूल्यांकन किया और जब दोनों को कंपेयर किया तो पुरानी किस्म के बजाय नई किस्म में जो गुण है, अभिलक्षण है, अनुकूलता, वो उससे ज्यादा है, उत्कृष्ट है। तो हम क्या करेंगे, उस प्रविष्टि को, जो पर्टिकुलर किस्म है, उस प्रविष्टि को हम विमोचित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? विमोचित। अब क्या करेंगे, इस किस्म के बीजों का उत्पादन करेंगे और फिर जो बीज निगम होते हैं, जो कंपनियां हैं, ये सीड कंपनियां हैं, सीड कंपनी, ठीक है, ये नॉर्मली सरकारी भी होती है, प्राइवेट भी होती है, तो इनको फिर उत्पादन के लिए लाइसेंस दे दी जाती है पर्टिकुलर सीड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन छह क्रियाओं के जरिए पादप पुनर्स्थापन की क्रिया पूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे पादप पुनर्स्थापन के लाभ, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ है जो नई फसल है, इसके द्वारा नई फसल प्राप्त की जा सकती है कि हम दूसरे देश से, दूसरे क्षेत्र से नई फसल को हम उगा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर हम प्राथमिक पुनर्स्थापन कर रहे हैं तो हमें चयन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिना चयन की और बिना संकरण किए हम डायरेक्टली उस किस्म को हम उगा सकते हैं। इससे क्या होगा, समय, श्रम एवं धन की बचत होगा, इन तीनों की बचत हो जाएगी, ठीक। तीसरा जो फायदा ये होगा कि फसलों को नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करके उनकी रोगों व कीटों से रक्षा की जा सकती है। तो हम जो नई किस्म है जो लेकर आएंगे उसको हम ऐसे क्षेत्र में उगाएंगे जहां पर उसके ऊपर कुछ जो कीट है, रोग है, जो दूसरे क्षेत्र के अंदर हावी हो रहे थे, उनसे उसे बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक शोध के लिए भी जो आवश्यक पादप प्रजातियां हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? पादप पुनर्स्थापन के जरिए, ठीक है। तो ये सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जिसे बोलते हैं, ऐसा प्रक्रम है। अब इसके कुछ दोष भी है, ऐसा नहीं है कि दोष नहीं इसमें। तो पादप पुनर्स्थापित जब हम करते हैं तो इन विभेदों के साथ, इन किस्मों के साथ कई बार खरपतवार भी प्रवेश कर जाते हैं, चाहे कितना ही अच्छा संगरोध करवा लो, लेकिन हो जाता है। तो ये पुराने टाइम में, अब तो संगरोध बहुत अच्छे से होता है। जैसे कि सत्यानाशी का नाम तो सबने सुना होगा, गेहूंशा का सबने सुना होगा, ये गेहूं के खेत में खूब उगते हैं। तो ये आज इंडिया के अंदर एक नॉर्मल खरपतवार के रूप में आसपास में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो पुनर्स्थापन किया हमने, गेहूं की किस्में लेकर आए, लेकिन उसके साथ साथ हमें इन खरपतवारों से नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त पुनर्स्थापित किस्मों के साथ देश में नए रोगों के, ठीक है, देश में नए रोगों के रोगजनक भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसे श्रीलंका का जो कॉफी कीट है, श्रीलंका से हमने कॉफी की एक नई किस्म ली और उसके साथ हमें कॉफी का कीट मिल गया, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो गया। इसी तरह कुछ पुनर्स्थापित प्रजातियां अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में फैल जाती हैं। हम उस प्रजाति को लेकर आए एक सजावटी पौधे के रूप में कि हमारे तालाबों की या फिर जलीय जो वातावरण, उसको सजावट, सुंदरता बढ़ेगी, लेकिन ये इतने भयंकर खरपतवार के रूप में फैली, जलकुंभी, नाम सुना होगा सबने, जलकुंभी, ठीक है। तो ये अनिष्टकारी खरपतवार होगी कि अब इसको नष्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है।
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी प्रजाति हैं पुनर्स्थापित जो पारिस्थितिक संतुलन को खराब कर रही है। यूकेलिप्टस तो आसपास में सबके देखा होगा आपने, बड़े बड़े जो सफेदे के वृक्ष होते हैं वो देखे होंगे। ये क्या करते हैं, जमीन के अंदर इनकी जो जड़ें हैं बहुत गहराई तक चली जाती है, तो ये क्या करती है, भूमिगत जल भंडारों को अवशोषित कर लेती है बहुत ज्यादा, इसलिए भूमिगत जल भंडारों में कमी आ जाती है। तो ये सारे 1 2 3 4 दोष हो गए पादप पुनर्स्थापन के। तो ऐसा नहीं है कि ओनली लाभ दोष ही हैं। अब इसकी कुछ उपलब्धियां भी हम जो देख सकते हैं कि इससे नई किस्में हमारे देश में आई जो पहले उगती ही नहीं थी। जैसे कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ से आलू, मक्का, मूंगफली, इस तरह की, और भी जो दूसरे महाद्वीप आसपास के उनसे मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर, गन्ना, पपीता, जो आज हम यहाँ पर एकदम लोकली वैरायटी के तौर पर हम उगा रहे हैं इनको, लेकिन ये भारत दूसरे देशों से पुनर्स्थापित फसलें हैं। इसके अलावा नई किस्में, कुछ पादपों की, कुछ फसलों की नई किस्में, जैसे TN1 ये धान की है, IR8 ये भी धान की, IR28, IR36 अगर याद हो चैप्टर के शुरुआत में हम पढ़ रहे थे IR8 के बारे में, ये धान की बोनी किस्म है जिसे ताइवान के अंदर फिलीपींस के अंदर इंटरनेशनल राइस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कहाँ पर, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस में, वहां पर इसे ग्रो किया गया और फिर इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद में और कई वैरायटी किस्में डेवलप हुई। इसी तरह गेहूं की रिडले, लरमा, रोहो, सोनारा को तो सुना ही होगा आपने। तो ये सब हरित क्रांति के टाइम की जो किस्में हैं इनमें से बहुत सारी, ठीक है। तो ये तो हो गया खत्म पादप पुनर्स्थापन। अब इसके बाद में एक जरा सा टॉपिक है वो पुनरुत्पादन,